अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में जैसे पहले मैंने ग्रुप में भी अनाउंस किया था कि हम हैबिट मेकिंग के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। रोबिन शर्मा भाई ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पूरा एक फ्रेमवर्क दिया उन्होंने ना। स्टार्ट करते हैं। सेशन में एंट्री से पहले जैसे हमेशा हमारा एक होता है कि हमारी इंटेंशंस क्या हैं, इनके ऊपर हमने ज़रूर ध्यान देना है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा होनी चाहिए। अच्छा, उसमें आज के सेशन में ना एक बात ये थी कि बहुत ज्यादा ना स्ट्रगल के ऊपर बात होगी। तो उसके लिए मेरे दिमाग में जो सबसे पहले आयत आई वो ये थी कि हमारी सक्सेस का भी जो दारोमदार है वो इस पे है कि जितना एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने नफ्स दिया और उसमें अल्लाह ने इल्हाम किया, अच्छाई बुराई दोनों चीजें, इस इल्हाम के बाद भी एक इंसान अपने आप को प्योरीफाई ना करे तो ओब्वियसली वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हमारा क्योंकि गोल अल्लाह की रजा है और उसमें हमें सक्सेस के लिए हमें अपने नफ्स पे काम करना है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का ये कॉल कि सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स पर गालिब आ जाए। तो ये वाला मुजाहिद हमें पहले बनना है, दूसरे मुजाहिद से पहले। अच्छा, इसमें ना हम चैप्टर 12 आज कवर करेंगे, जिसमें पूरा एक हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल दिया हुआ है। अच्छा, स्टार्ट में ना रोबिन भाई एक बड़ी मजे की बात करते हैं कि हमारे दिमाग में जो शुरू से एक चीज डाली गई है कि किसी भी इंसान को जो बहुत बेस्ट परफॉर्मर होते हैं, जो बहुत ही प्रोडक्टिव लीडर्स होते हैं इस पूरे प्लेनेट पे, उसमें जो मोस्ट जो बेसिक चीज होती है वो कौन सी ऐसी चीज होती है जो उनको मुनफरिद करती है, दूसरों से अलग करती है। उसमें एक बड़ी मजे की रिसर्च है। इनमें ना उनका ऑथर का नाम है एंजला डकवर्थ, एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ना एलीट परफॉर्मर्स के ऊपर रिसर्च की। बिजनेस की फील्ड में, एजुकेशन, मिलिट्री, स्पोर्ट्स, इन सब में जितने भी एलीट परफॉर्मर थे, उन सब सब के ऊपर जब उन्होंने रिसर्च की तो शी फाउंड के मोस्ट सक्सेसफुल अचीवर्स कभी भी इनहेरेंटली टैलेंटेड नहीं होते। लाइक इनबॉर्न टैलेंट नहीं होता उनके अंदर, बल्कि जो चीज उनको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है उसमें ये तीन चीजें होती हैं जिनको ओवरऑल उन्होंने ग्रिट का नाम दिया। कमिटमेंट, डिसिप्लिन, रेजिलियंस एंड परसेवरेंस। अच्छा, अब इन तीनों की ना थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन अगर हम समझें, इन तीनों का मजमुआ जो होता है ना वो ग्रिट बनता है। अब ये ग्रिट कितना मतलब एक अलग सी चीज, हमें हमने कभी बहुत ही रेयर इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये बहुत सारी खूबियों का मजमुआ है। यानी कि आप एक फर्मली डेडिकेटेड हैं एक चीज के लिए, आप में कमिटमेंट है, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को जब कंट्रोल कर सकें, टेम्पटेशंस को, तो आप में डिसिप्लिन है। और कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है कि चैलेंजेस को जब आप फेस कर रहे होते हैं तो आप रिकवर करते रहें, तो वो आपकी रेजिलियंस शो करता है। ये तीनों चीजें जब एक बंदे के अंदर आती हैं तो वो ग्रिट शो करता है। ये एक ऐसी एबिलिटी है ग्रिट की जो कि आपकी डेली हैबिट्स में शो होती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। यानी कि आप एक दिन में नहीं हो सकते कि एक दिन के लिए आप ये हो और एक दिन आप कुछ और बन जाए। तो व्हाट मेक्स द बेस्ट इज नॉट देयर जेनेटिक्स बट देयर एक्चुअली देयर हैबिट्स। और हैबिट्स, डेली हैबिट्स, आपकी डेली प्रैक्टिस से, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से आती हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो परफॉर्मर होता है, यानी जो एथलीट होते हैं बड़े बड़े, वो एक ही दिन जब परफॉर्म करते हैं वो उसी दिन मतलब उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्म कर लिया। देर आर कंडीशंस होती हैं जो उस दिन के लिए भी होती हैं, लेकिन जो असल चीज होती है ना वो ये होती है कि वो उनकी डेली रूटीन ऐसी थी कि उनके लिए ये जो परफॉर्मेंस जो लोगों को बहुत स्पेक्टेकुलर लग रही होती है वो उनके लिए एक नॉर्मल चीज थी, रूटीन की बात थी। तो दूसरे को लग रहा होता है कि क्या जबरदस्त इसने परफॉर्म कर लिया, लेकिन उस बंदे की हैबिट्स इतनी अच्छी डेवलप हुई होती हैं, इतना डिसिप्लिन होता है उसमें कि वो सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, अब इसमें ना एक और
इंपॉर्टेंट बात आएगी जो हम आगे बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या चीज है, यानी विल पावर को अनलीश करना किस तरीके से मुमकिन है, और सेल्फ कंट्रोल को कैसे बिल्ड किया जा सकता है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात आएगी आगे, जो कि मेन आज ना समझे हैबिट मेकिंग के लिए ये बड़ा जरूरी होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस हो रहा है वो ये कि 5-3-1 क्रीड ऑफ विल पावर वॉरियर। अच्छा, अब इसमें ना 5 ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वो एक्सेप्ट करके 3 किस्म की वैल्यूज होंगी जो एक विल पावर वॉरियर के अंदर होनी चाहिए। उन वैल्यूज के बाद एक जनरल थ्योरी बताई जाएगी सेल्फ डिसिप्लिन की, कि ऐसे वॉरियर के अंदर किस तरह का सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो वो वॉरियर बनेगा, यानी एक हाई फाई किस्म का, यानी टॉप किस्म का वॉरियर बनेगा। अच्छा, अब इसमें 5 साइंटिफिक ट्रूथ्स पढ़ लेते हैं हम पहले। अच्छा, अब इन ट्रूथ को अगर आप देखें गौर से तो ट्रुथ 1 ये है, पहली सच्चाई जिसको हमें कबूल करना है वो ये कि वर्ल्ड क्लास विल पावर, एक इंसान के अंदर जो एक उसकी विल पावर होती है वो इनबोर्न स्ट्रेंथ नहीं होती। कभी भी इसको किसी के अंदर एक पैदाइशी तौर पे कि उसकी विल पावर ही बड़ी स्ट्रांग है, वो जो काम सोचता है वो कर लेता है, ये सिर्फ एक ना समझ लें कि हमारी अपनी दिमाग की बनाई हुई बात है, जिसको सोसाइटी ने इतनी दफा प्रैक्टिस की है कि अब हमें भी ये चीज ऐसी ही लगती है। हम कहते हैं नहीं, फलां बंदा जो है ना उसकी विल पावर बड़ी अच्छी थी। अच्छा, अब लेकिन जो विल पावर होती है वो बेसिकली अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो ये एक स्किल है, मतलब इसको सीखा जा सकता है। ये एक स्किल है जो कि रिलेंटलेस प्रैक्टिस के बाद हमें मिलती है। जैसे अब सुबह को उठना हमें मुश्किल लगता है, तो ये सबसे पहली सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग होती है। ऐसी ट्रेनिंग्स के साथ ही ये स्किल आपके अंदर पैदा होती है। और सेकंड ट्रुथ ये है जिसको हमें आज से अपने दिमाग में ये पांचों ट्रुथ ना अपने रखने हैं। जब भी हम कोई भी हैबिट के लिए हम काम करने लगेंगे तो उसमें हमें दिमाग में ये चीज पाल के रखनी है। आप जैसे कहते हैं ना पल्लू से बांध ले, तो वो वाली सिचुएशन है। पर्सनल डिसिप्लिन इज अ मसल। मसल वो होता है जिसको आप जितना स्ट्रेच करते हो ये उतना ग्रो करता है। तो पर्सनल डिसिप्लिन बिल्कुल यही चीज है। जितना अब जैसे ये जो सेमोरीज थे, ये इनके बारे में अगर आपने पढ़ा हो कभी कि ये जापानीज वॉरियर्स होते थे। इनके इनके अंदर ना ये चीज थी कि ये अपनी सेल्फ रेगुलेशन के लिए करते क्या थे, हार्डशिप को ना खुद से ऐसी कंडीशंस लाते थे अपने ऊपर सख्त किस्म की, ताकि वो अपनी नेचुरल पावर को ना बिल्ड कर सकें। तो ये बहुत फेमस थे अपने वॉर की स्किल्स के अंदर ना, और वो इसी वजह से फेमस थे क्यों, इनका पर्सनल डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग था। हमारी आर्मी में भी अब देखें ना तो डिसिप्लिन की वजह से ये फेमस है दुनिया में। वैसे तो नॉर्मली आर्मीज का डिसिप्लिन होता ही ऐसा है, तो पर्सनल लाइफ में भी हमें ये वाला डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। और इसके बारे में ये चीज याद रखें कि ये मसल है। ठीक है। तीसरा जो ट्रुथ है वो ये है कि जिस तरह बाकी मसल्स भी बेचारे थक जाते हैं, इसी तरह आपकी विल पावर भी कमजोर हो जाती है कभी कभी, और थक जाती है। थकने से मुराद ये कि एक टाइम आता है जब आप इतने एग्जॉस्ट होते हैं सम टाइम कि आपसे आपकी जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, आप कोई काम करने की तरफ नहीं जा पाते, देन इट्स ओके। इस सच्चाई को भी साथ रखना है। रिकवरी उसके लिए जरूरी होती है, रेस्ट एंड रिकवरी एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मास्टरी, मतलब ये जरूरी बात है। इसको कभी भी वो नहीं लेना कि मतलब अपने ऊपर जबर करने वाली बात नहीं है। अच्छा, और ये जरूरी होती है फॉर डिसीजन फटीक के लिए। डिसीजन फटीक भी हम आगे पढ़ेंगे कि डेली बेसिस पे जितने हम रूटीन में डिसीजंस लेते हैं उसकी वजह से आपकी जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो कितनी हर्ट होती है। आप इतने डिसीजंस लेते रहते हैं तो आपको एक उससे भी थकावट हो जाती है। तो उसके लिए रिकवरी इज मस्ट। ट्रूथ नंबर 4 ये है कि आपने जो ग्रेट हैबिट जो भी आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसके लिए एक 4 पार्ट पैटर्न फॉलो करना है, जो आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। उसमें ना ये है कि आप इस उस 4 स्टेप्स हैं उसके, और जब आप फॉलो करेंगे आपकी रूटीन वो ऑटोमेट हो जाएगी। जो हैबिट आप चाहते हैं ना वो ऐसे जैसे हैबिट होती ही वो है जो रूटीन में आपकी अंदर शामिल हो, मतलब आपको उसके लिए सोचना ना पड़े, आपको करने से पहले ना कुछ और अपने आप को समझाना ना पड़े, मतलब वो इतनी ऑटो है कि आप कहते हैं कि ये तो बस मैं तो ऐसा ही हूँ। तो इसी तरह की हैबिट इंस्टॉल करनी है हमने इंशाल्लाह।
अच्छा, ट्रुथ नंबर 5 ये है कि इंक्रीजिंग सेल्फ कंट्रोल इन वन एरिया ऑफ योर लाइफ एलिवेट सेल्फ कंट्रोल इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है और इसके लिए हमारे दीन ने तो हमें पूरा एक मंथ दिया सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम करने के लिए। रमजान का महीना आता है, तो अब हालांकि उसमें हमारी स्पिरिचुअली भी सेल्फ कंट्रोल होता है और मतलब हमारी खाने पीने के हिसाब से भी कंट्रोल हो रहा होता है। तो वो दोनों चीजें मिला के इतना इम्पैक्ट डालती हैं हमारी बाकी लाइफ के ऊपर, हमें फील नहीं होता, लेकिन उन दिनों में ही हम सबसे ज्यादा महसूस कर रहे होते हैं इस चीज को, कि बाकी जो एरियाज ऑफ लाइफ है ना वो भी एलिवेट होना शुरू हो रहे होते हैं। यू फील के चीजों में बरकत आ रही है, यू फील के मतलब जो दिन है वो बड़ा, उसमें टाइम जो है वो बड़ा अच्छा चल गुजर जाता है। और आप बड़े अच्छे प्रोडक्टिव काम भी कर लेते हैं रमजान में। मुझे लगता है कि नॉर्मली मैं भी मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती हूँ। तो उसकी रीजन जो है ना वो ये कि आप एक तरफ से जब कंट्रोल करते हो ना चीज को, तो वो बाकी आपका सेल्फ कंट्रोल दूसरे एरियाज में भी उसका इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं जो वैल्यूज हैं, ऐसे हैबिट मेकर्स जिसकी ये 5 सच्चाइयां हमने दिमाग में रखनी है, वो उनमें वैल्यूज कौन कौन सी होनी चाहिए। वो 3 तरह की हैं। नंबर 1 ये कि विक्ट्री, जो भी हमें सक्सेस चाहिए उसमें कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, ये तो हम शुरू से हमने इस चीज को तो साथ ही रखना है कि कंसिस्टेंसी के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और कंसिस्टेंसी आती कैसे है? स्ट्रॉन्ग विल पावर से, और वो विल पावर कैसे आती है वो हम आगे देखते रहेंगे। अच्छा, सेकंड वैल्यू ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ये पढ़ के सबसे ज्यादा ना मैंने इसमें सोच लिया है कि अपने ऊपर काम करना है। वो ये कि जब हम ना कोई चीज स्टार्ट कर लेते हैं, उसको फॉलो थ्रू करना, इस नियत से कि मतलब मेरी अपनी नजर में जो मेरी पर्सनल रिस्पेक्ट है ना वो हर्ट ना हो। जैसे हम किसी के साथ कमिटमेंट, अपने साथ एक कमिटमेंट करते हैं कि मैंने ये काम शुरू करना है। अब हमें अंदाजा यहीं से हो जाएगा कि क्या मैं वो काम वाकई में कर रहा होता हूँ। अगर तो मैं काम जो सोच लूं अपने लिए, अपने साथ ही वादा करूं कि ये मैंने यूं करना है, मैं नहीं करता, तो हमारी अपनी नजर में कितनी रिस्पेक्ट है। हमारे अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट हमारी अपनी नजर में अगर नहीं है, तो आप सोचिए जब हम किसी और के साथ कमिटमेंट करते हैं कोई, तो अगर उसको पूरा समटाइम नहीं भी कर पा रहे होते, और कई दफा हम वाकई इसको सीरियस नहीं लेते इतना, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं कि तुम जो कहते हो वो करते क्यों नहीं। तो यहाँ से ना मुझे जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पॉइंट समझ आया ना, वो वाकई ये है कि मेरी अपनी रिप्यूट अपने सामने क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट शो कैसे होगी मेरी अपनी, के बाय फिनिशिंग व्हाट वी हैव स्टार्टेड, मतलब जो चीज मैं काम स्टार्ट करूं उसको पूरा करूं। मोमिन का तो काम ही है ना कि उसने एक्सीलेंस लेवल पे काम करना है। तो वो उसकी अपनी नजर में उसकी सेल्फ एस्टीम इसी से बढ़ती है कि मैंने अगर सोच लिया था मैंने ये करना है। सही काम की बात करूं, ये नहीं कि आप गलत काम सोच लें और उस पे सेल्फ एस्टीम के चक्कर में डट जाएं। तो जो मतलब एक राइट काम, जो अच्छी हैबिट आप बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये वैल्यू कितनी जरूरी है कि मेरी अपनी नजर में अगर रिस्पेक्ट है तो मैं उस पर काम करूंगी। अच्छा, थर्ड वैल्यू ये है कि द वे यू प्रैक्टिस इन प्राइवेट इज प्रिसाइजली द वे यू विल परफॉर्म वंस यू आर इन पब्लिक। तो आपके अंदर से मुनाफिकत निकाल देगी ये वैल्यू। आप जो भी चीज परफॉर्म करें, समटाइम हम लोगों के दिखावे में आते हुए समटाइम कर भी लेते हैं, लेकिन असल हैबिट तब रहती है जब आप प्राइवेट में, जब व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू, तब भी आप वैसे ही वो काम कर रहे हो, एंड और पब्लिक में भी व्हेन एवरीवन इज वॉचिंग यू, तो दोनों सिनेरियोज में भी आप प्रॉपर काम उसी तरीके से कर रहे हो जो भी आपने हैबिट सोची हुई है। अच्छा, अब ये 3 वैल्यूज एक हीरोइक हैबिट मेकर को चाहिए, और पिछली 5 सच्चाइयों के साथ हम एक जनरल थ्योरी बनती है सेल्फ डिसिप्लिन की। इसमें कोई समझ लें कि दूसरी राय नहीं फील होती कि अगर आप ये काम करते हैं, यानी कि इफ यू रेगुलरली डू विच इज हार्ड, जो कि एक आपको मुश्किल काम है, फॉर एग्जाम्पल सुबह को उठना है, काम मुश्किल है बट इम्पोर्टेंट है, और आप तब भी इसको करते जा रहे हो व्हेन इट फील्स मोस्ट अनकंफर्टेबल। मतलब आपको जैसे आप मेहमान जाते हो किसी के घर, मेरे दिमाग में ना मोस्ट अनकंफर्टेबल सिचुएशन ये इसलिए आई क्योंकि मेरी ज्यादातर रूटीन तभी खराब होती है कि जब मैं किसी के घर मेहमान जाऊं और वहां पे एक रूटीन ना हो, और सुबह को सब आपकी एक अपनी जो रूटीन होती है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। इट्स ओके, होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चीज ये कि अगर आप तब भी ये काम कर रहे हो व्हेन यू फील मोस्ट अनकंफर्टेबल एंड मतलब हार्ड भी आपके लिए,
तब असल में जो असल वॉरियर्स होते हैं ना, वो तब भी वो काम कर लेते हैं। ये जनरल थ्योरी उन्होंने बयान की सेल्फ डिसिप्लिन स्पार्टन्स के लिए, कि इतना रेगुलर ये काम करना है। जो अपने गोल के ऊपर इतना रेगुलरली चल रहे होते हैं ना, ये उनके बारे में है। तो हमें जो है ना, इसको अपने लिए एक जनरल थ्योरी के तौर पे रखना है। तो वैसे तो यहाँ पे रॉबिन भाई एक और बात कहते हैं कि आई डोंट विश फॉर एन इजी लाइफ बिकॉज देयर इज नो ग्रोथ ऑफ माई पावर्स देयर। तो मैं सोची थी कि हमें मांगनी तो आसानी ही चाहिए। रोबिन भाई क्योंकि ऑब्वियसली मुसलमान नहीं है, तो हमारी तरह थोड़ी सोचेंगे। मांगनी आसान लाइफ चाहिए, लेकिन चैलेंजिंग लाइफ जो होती है ना, उसके बारे में ना एक बात दिमाग में जरूर रखनी चाहिए कि जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आता है ना, तो वो आपको मजीद स्ट्रांग बना के जाता है। आपकी जो फाइनेस्ट एबिलिटीज होती है ना, वो तभी खुल खुल के सामने आती हैं। छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि आपकी ऑफिस में अगर कुछ ऐसे चैलेंजिंग टास्क आ जाते हैं, समटाइम कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कराना है और ये सारा बीच में काम आपको करना पड़ रहा है, तकलीफ बड़ी हो रही होती है। लेकिन जब आप वो एक दफा कर चुके होते हो ना, तो लोग आपसे पूछने आ रहे होते हैं फिर कि अच्छा ये कैसे हुआ था, ये तो मतलब यू कैन बी अ मास्टर इन दैट, जो जब आप चैलेंज फील करते हो। अच्छा, अब एक और रिसर्च है छोटी सी। अह, एक है, बल्कि रिसर्च नहीं, एक ना एड्रेस चल रहा था, एल्बर्ट ग्रे। उन्होंने ना इसके ऊपर काम किया एंड ही फाइंड कि जो कॉमन डिनोमिनेटर है सक्सेस का, वो क्या है। सबसे ना इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसको किस तरीके से बयान किया। वो कहते हैं कि जितनी भी लोग, एक इंसान की बिजनेस है, फैमिली है, हेल्थ है, फाइनेंशियल है, स्पिरिचुअल लाइफ है, हर साइड ऑफ लाइफ, उसके लिए ना, वो कहते हैं एक स्टडी जो मैंने किया है लाइफ में, उसने मुझे ना ये समझाया कि हम आज तक गलत समझते रहे कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, बट इट्स नॉट द सीक्रेट। मतलब जो की होती है ना, की, वो नहीं है ये। उन्होंने कहा कि जो कॉमन डिनोमिनेटर सक्सेस है, वो ये है कि हैबिट, एक इंसान कितनी अपने लाइफ में जो उसकी हैबिट्स क्या है, मतलब एक डेली हैबिट्स जो होती है ना, उसके ऊपर वो बात करें। अब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उन्होंने ऐसी हैबिट्स बनाई हुई हैं कि उनको ये नहीं आइडेंटिफाई करना पड़ता, सोचना पड़ता कि आज मैंने कौन कौन सी हाई वैल्यू एक्टिविटी करनी है और कौन कौन सी लो। जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि हमारा फोकस ये होना चाहिए। तो टॉप प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ना, उनकी ये हैबिट बन चुकी होती है कि वो करते ही हाई वैल्यू एक्टिविटीज हैं। लाइक फ्री टाइम में दे डोंट गो फॉर एंटरटेनमेंट जो हमारे यहाँ जिस तरह चलती है, दे गो फॉर हाई वैल्यू एक्टिविटीज जो उनकी, लाइक अच्छी बुक रीडिंग, और इवन दे गो फॉर पिकनिक। पिकनिक भी एक अच्छी एक्टिविटी है। तो मतलब ऐसी एक्टिविटीज में वो टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि जो एवरेज लोग होते हैं वो कभी सोचते भी नहीं है करने का। तो इसलिए वो सबसे डिफरेंट होते हैं। अच्छा, फिर उनकी एक चीज ये होती है कि इस हैबिट को बनाने के लिए वो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करते हैं एक डिजायर्ड बिहेवियर की, कि वो ऑटो हो जाता है, उनकी लाइफ में रूटीन बन जाती है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी मजे की एग्जांपल वो देते हैं, ताजमहल की। अब ताजमहल के बारे में मैं सोच पढ़ी थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये ना एक मतलब ताजमहल बनाते वक्त इट टुक 22 years। मतलब एक बंदे ने सोचा कि ये बनाना है, एंड ही स्टिक टू इट 22 years। दिनों की भी बात नहीं है, महीनों की बात नहीं है, 22 साल के लिए उन्होंने कोई 20,000 वर्कर्स इंडिया में, मतलब तपती धूप के अंदर वहां पे वो काम करते रहे। ब्लॉक बाय ब्लॉक उन्होंने मार्बल्स लगाए होंगे, मतलब मैं इसकी पूरी वो हिस्ट्री देख रही थी। और ये फिर तब जाके ये 7 अजायबात में से एक अजूबा बना। और इतनी मतलब इसमें इंजीनियरिंग की ब्रिलियंस है, मतलब उसकी स्ट्रक्चरल प्रिसीजन इतनी ज्यादा है कि वो कहते हैं कि ये परफेक्ट सिमेट्री पे बना हुआ है। इतनी परफेक्ट सिमेट्री है कि उसके मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि अर्थ को एक रेजिस्टेंट भी है। तो ऐसे मास्टर लेवल के जो काम होते हैं ना, वो तभी मतलब होते हैं जब इतनी ज्यादा उसमें एक बंदे में रेजिलियंस हो और वो उस पे लग जाए। अच्छा, इसकी आप डिटेल में कभी पढ़ना कि ताजमहल जब बना है तो उसमें क्या क्या चीजें उन्होंने, बड़ी मतलब मैथमेटिकल जीनियस चीजें उन्होंने बयान की हुई थी, जो कि मतलब मैं क्योंकि मैथमेटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट बहुत था, तो मुझे पढ़ के बहुत मजा आया। तो अब
उसमें देखिए पूरी उस सिनेरियो में अगर आप नोट करें तो ताजमहल जो है ना, ये हमारे लिए ना डायरेक्ट मेटाफर है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर, कि इस कमिटमेंट के साथ रहना किसी भी चीज के लिए वो कितना जरूरी होता है। मतलब इतनी हार्डशिप्स के दौरान भी उन्होंने वो लगे रहे इसके ऊपर। अच्छा, अब इस सबसे पहले हम आगे हैबिट मेकिंग में जाएं, उससे पहले हम थोड़ा सा ना, बल्कि ये दो पॉइंट्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। अच्छा, उसमें ना हम थोड़ा सा अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि पहली जो इंसाइट है ना ब्रेन के बारे में, वो एक थोड़ी सी गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, अब ब्रेन के बारे में कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो ब्रेन है, दिस इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर एक्सपेंशन। हाउ? अब हैबिट मेकिंग से पहले ना आपको ये पूरा फिनोमेना थोड़ा समझ लेना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि आप जब उस तरफ जाएंगे ना तो आपको पता होगा कि ये इसमें जितने भी एक्सक्यूजेस आपके दिमाग में आएंगे ना वो एक दफा पूरे निकल जाएंगे। अब जो इंसान का जो ब्रेन होता है ना, असल में हम रूटीन की जो सोशल लाइफ है हमारी, बल्कि उसमें हम एक ऐसी मेंटेलिटी के साथ चल रहे हैं कि हमें लग रहा होता है कि अच्छा ये काम मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, और इस तरह की मतलब हम पॉसिबिलिटी वाली ऑप्शंस में जाते ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इतना इम्पॉसिबल हो गया है अपनी क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी को पीछे छोड़ के इतना रेशनलाइज कर लिया है डिफरेंट एक्सक्यूजेस को हमने, कि हमें लगता है कि इतने साल हम पागल हैं, मतलब जो हमने ये काम शुरू नहीं किया। कि मुझे, जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं सुबह उठने के मामलात में मेरी मैं बोल, तो मैं मुझे यही फील होगा कि हाँ मैं ये कर ही नहीं सकती। एक अच्छा, अब वो हमारी इतनी इसकी ट्यूनिंग हो चुकी है कि हमारे दिमाग में, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि अब साइंस भी जो चीज कंफर्म कर रही है, वो ये कहते हैं कि हम इतनी ज्यादा इतना अरसा अपनी इस पावर को निग्लेक्ट करते करते हमें बिलीव हो चुका है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साइंस अब इस चीज को प्रूव कर रही है कि ऐसा नहीं है। जो आपका ब्रेन है ना, ये भी एक्सपैंड होता है। ये ऐसे नहीं है कि बचपन में जिस तरह से आपकी ब्रेन की ट्यूनिंग हो गई वो हो गई, ऑल्दो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है जो बचपन की ब्रेन की ट्यूनिंग है, बट हमारा जो ब्रेन होता है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, इतना कि हमारी सारी उम्र, मतलब जिंदगी के एंड तक इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। उसकी भी कुछ टेक्टिक्स हैं, ऐसे नहीं कि यूज ना किया। तो वही बात है कि क्योंकि ब्रेन एक्सपेंशन के लिए बना है, लेकिन हम जब उसको यूज नहीं करते इंटेलिजेंटली तो वो ब्रेन रॉट होना शुरू होता है ना, तब उसका काम वो होता है। लेकिन जब हम इसको प्रॉपरली यूज करते हैं और इस पे काम करते हैं ना, तो ये प्रॉपर इसका डेवलप होता रहता है। अच्छा, इस फिनोमेना को साइंस कहती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल पर्सनल विल पावर की तरह, जिसके ऊपर पहले मैंने बात की थी, ये भी एक मसल की तरह ही होता है। जैसे ये प्लास्टिक होती है ना, प्लास्टिक को जितना आप पुश करते हो उतना एक्सपैंड करती है, फ्लेक्स करते हो उतना एक्सटेंड करती है। तो इसी तरह जो ब्रेन होता है ना, अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करें और उसके अंदर जैसे कहते हैं ना एक्सरसाइज करनी है, ब्रेन की एक्सरसाइज, जब आप एक्चुअली में ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेशली जो एक्सरसाइज उस काम के दौरान इकट्ठे फायर करते हैं ना आपस में, तो वो इसमें वो कहते हैं कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी कि आप जो रूटीन अपनी रिपीट करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहते हैं ना, वो आसान हो जाती है जब एक्चुअली आप उसकी वायरिंग दिमाग में कर लें। तो ब्रेन इस एक मसल है और उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है जब आप इंटेलिजेंटली उसको यूज करते हैं। अब ये बहाना खत्म हो गया कि हमारा जो दिमाग है वो इतना ही काम करता है, मतलब ऐसा नहीं है, साइंस ने इस चीज को खत्म कर दिया हुआ है। द मोर आवर ब्रेन विल वर्क विद अस, इफ इट विल इवॉल्व टू द थिंग्स जो हम चाहते हैं कि वो हमारी हमारी हिस्सा बन जाए, हमारा लाइक रूटीन बन जाए हमारी, तो वो उसमें आपको अपने ब्रेन के साथ काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे ये बात करते हैं कि यू डोंट हैव द ब्रेन यू वांट, यू हैव द ब्रेन यू हैव अर्नड। मतलब ब्रेन को भी अर्न करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो मेरी ख्वाहिश है मेरा ब्रेन वैसा होगा, नहीं, जो ब्रेन आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। डिजर्व इन द सेंस कि जितना आप उस पर काम करते हो, हाउ डू योर ब्रेन ऑपरेट। अच्छा, अब इसमें इसकी एक एग्जांपल ये कि आप देखें अपने कुछ दिन जो हैं, अगर आप सिर्फ अपने डिवाइसेस को यूज करते हुए गुजार दें, टेलीविजन देखते गुजार दें, माइंडलेस किस्म के परसूट्स में गुजारें जिसमें कोई मतलब जीरो वैल्यू एक्टिविटीज है, उनमें गुजारें,
तो इसको कहेंगे हम हाईली मिसट्रीटेड ब्रेन, कि उसको आपने इतना मिसट्रीट किया। तो बिल्कुल दूसरे मसल्स की तरह जब उसको मिसट्रीट करते हैं तो हमारे मसल्स का क्या हाल हो जाता है, मतलब इतने अच्छा तू lethargic। बंद नहीं करेंगे है तू की तमाशा बनाया है अपने आप में। अच्छा, तो जो ब्रेन होता है ना, अच्छा इसकी एक बड़ी मजेदार उन्होंने एग्जांपल दी कि रिसर्च ये कहती है कि लंदन के ना टैक्सी ड्राइवर्स के ब्रेन के ऊपर रिसर्च हुई। उन्होंने कहा कि उनका जो दिमाग का एरिया था ना, हिपोकैम्पस, और ये स्पेटियल रीजनिंग के लिए जो यूज होता है, वो एरिया जो है ना वो सबसे दूसरे नॉर्मल लोगों से ज्यादा बड़ा था। अब उसकी रीजन क्या थी? कि ऑर्डिनरी पीपल का जो ब्रेन है वो डिफरेंट है और उनका डिफरेंट है, क्योंकि जो लंदन में स्ट्रीट सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। वो रूटीन में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी देखते थे अपने ब्रेन में कि उनका वो हिस्सा ही लार्ज हो गया। तो इससे हमें ना इस रिसर्च से भी ये चीज प्रूव होती थी कि जो ब्रेन है वो भी आप उसके ऊपर जितना काम करें आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक और फिनोमेना है, उसकी भी यहाँ पे उन्होंने बड़ी मजेदार बात की कि जो इमर्जिंग न्यूरो साइंस है उसमें न्यूरोजेनेसिस के ऊपर भी बात हो रही है। कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना इस वक्त, जहाँ रहते हैं, जिस हालात में भी रहते हैं, जो भी उनके मैटर्स हैं, वो तब भी अपने ब्रेन को इस हद तक ट्रेन कर सकते हैं कि उनके अंदर न्यू न्यूरॉन्स पैदा हो। न्यूरोजेनेसिस होता ही है कि नए नए न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में पैदा होना शुरू हो रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन की नेचुरल एबिलिटी है ना वो बढ़नी शुरू हो जाती है जैसे जैसे न्यू न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। अच्छा, अब वो कैसे बढ़ती है, इस पे अगर थोड़ी सी आप रिसर्च खुद करें ना तो आपको नजर आएगी। मैंने कुछ चीजें आपके लिए इकट्ठी की थी कि बेसिकली न्यूरोजेनेसिस जो होता है ना, ये आपकी मेमोरी को, लर्निंग को, और आपकी इमोशनल रिपेयर को, ब्रेन की रिपेयर को, इसको बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है। अब इसको करने के कुछ तरीके मैं मोटे मोटे नाम लूंगी और आप सोचेंगे कि वाकई हम यही काम नहीं कर रहे शायद अपनी लाइफ में। एक्सरसाइज, क्वालिटी स्लीप, क्वालिटी डाइट, और डेली न्यू लर्निंग। मतलब कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे नया लर्न करना है। यू नो, दीज थिंग्स स्टार्ट न्यूरोजेनेसिस इन योर ब्रेन। तो अब जैसे जैसे हम न्यू हैबिट वायर करना शुरू करेंगे, तो खुद सोचें कि हमारे ब्रेन को अभी जो चीज़ मुश्किल लग रही होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। आपके दिमाग में इतनी वो इंडल्ज हो चुकी होगी कि आपके लिए वो नॉर्मल बन जाएगी। तो डेली का जो डिस्कम्फर्ट होता है वो आपके सक्सेस के लिए जरूरी होता है। हम बाजू का डिस्कम्फर्ट को बड़ा वो ले रहे होते हैं। और एक वर्ड है हम यूज करते हैं ना, पैशन, कि ये काम जो है ना मेरा पैशन है। आप पैशन का जो लैटिन वर्ड है, ये इसका मीनिंग असल में होता है सफर। यानी कि जिस भी इंसान ने कुछ जिंदगी में कोई चीज पैशन के तौर पे ली है ना, ही हैज टू सफर। दुनिया में मर्द औरत जितने गुजरे हैं अपने अपने विजन्स के लिए, अपने अपने आइडियल्स के लिए, जो उनकी एस्पिरेशंस थी उसके लिए उन्होंने सफर किया। अपनी स्किल पे काम करने के लिए उन्होंने सफर किया। तो इसी तरह जो सिंगल बेस्ट वे टू बिल्ड योर विल पावर है अलोंग विद ब्रेन, मैं ब्रेन और विल पावर को एक ही तरह ले रही हूँ ना कि दोनों मसल्स हैं, तो उनको बढ़ाने का क्या तरीका है? अब विल पावर जो होती है ना, ये भी एक जैसे बैटरी होती है ना, उसकी तरह होती है कि सुबह के वक्त आप जब उठते हैं तो आपको बड़ी अच्छी विल पावर मिली होती है, एक अच्छी बैटरी चार्ज हुई होती है। लेकिन दिन के सारे सिनेरियोज के अंदर ना वो डिप्लीट होती रहती है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर आपने वॉलंटरीली अपने आप को ना अगर ऐसी कंडीशंस में डालें जो डिस्कम्फर्ट वाली कंडीशंस हो, तो ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी विल पावर को भी बिल्ड कर सकते हैं। इसको रोबिन भाई कहते हैं स्ट्रेंथनिंग सिनेरियोस, कि ये ऐसे सिनेरियो जिसमें आपको असल में स्ट्रेंथ मिल रही होती है। अच्छा, इसमें उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि क्या आप कर सकते हैं। बड़ी मजे की एग्जांपल थी, इसमें से एक मैंने ट्राई की हुई है। टेकिंग कोल्ड शावर्स एवरी मॉर्निंग। सुबह उठ के आप अगर कोल्ड शावर लें तो ये इवन इससे आपने रिसर्च अगर पढ़ी हो तो उसमें आपकी ये भी ब्रेन के न्यू न्यूरॉन्स को पैदा करती है। शॉकर्स देने होते हैं ना जो भी ब्रेन के लिए जितने भी शॉकर्स होते हैं ना, जो आपको शॉक कर देता है वो, तो वो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स पैदा करते हैं न्यू। उससे क्या होता है, आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग, हर चीज बूस्ट होती है। अच्छा, और फास्टिंग, एक उन्होंने तरीका बताया था फास्टिंग, कि जितनी भी आपकी फास्टिंग विंडो होती है आप उसमें हमेशा सोचेंगे कि आपके पास एनर्जी भी ज्यादा होती है, जैसे हमने रमजान की भी एग्जांपल देखी है। और कभी रनिंग करना इन दी विंटर, विंटर में आप
हल्के फुल्के कपड़े पहन के रनिंग करें तो आपको मतलब दिमाग के लिए ये शॉक होता है ना। अच्छा, अब रॉबिन भाई कहते हैं कि आपके पास ना ये विल पावर बढ़ाने के ये तरीके हैं, और अपने सेल्फ कंट्रोल के लिए भी आपके पास पूरी कैपेसिटी मौजूद है, सिर्फ ये है कि आपने बहानों से बचना है। तो कहते हैं साइंस भी इस चीज को कंफर्म करती है कि रियल की इज टू पुश योर ब्रेन टू डेवलप न्यू न्यूरल पाथवेज। और इससे क्या होता है, आपकी विल पावर मसल जो होते हैं ना वो फोर्स होते हैं, मजीद स्ट्रेच होते हैं, जिससे आपके नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जितनी भी डेली हैबिट्स हैं वो सारी इंप्रूव होती हैं। अच्छा, अब विल पावर को बढ़ाने के बाद रोबिन भाई यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं जो मैंने शुरू में की थी। वो सारे का लुबेलवा भी यही था कि जितने भी लेजेंडरी परफॉर्मर्स होते हैं वो इतना प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त करते हैं कि जब वो एक्चुअली में जो काम कर रहे होते हैं ना वो बिल्कुल न, ऐसे उनको उनके लिए नॉर्मल चीज होती है, और दूसरों को लग रहा होता है कि ये बहुत ही कोई इसने टॉप का काम किया है। तो ये क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है कि उन्होंने अपनी विल पावर पे काम किया हुआ है और अपनी रूटीन के ऊपर काम किया हुआ है। अब हम एक सिंपल सा मॉडल देखते हैं हैबिट मेकिंग का। ये पहला मॉडल है जो मैंने आपको 4 स्टेप्स का बताया था कि ये 4 स्टेप्स आपने करने हैं तो आपकी हैबिट्स जो बनेगी वो इस तरीके से होंगी कि नंबर 1, आपको अपने लिए कोई ना कोई ट्रिगर रखना है। किसी भी, अब जैसे सुबह के वक्त के लिए अगर आप ट्रिगर रखते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल इसकी अलार्म क्लॉक है कि सुबह का जो टाइम होता है आपने उठना है, उसके लिए आपको कोई ट्रिगर चाहिए ना। किसी भी हैबिट के लिए ट्रिगर चाहिए सुबह, क्योंकि हम इस हैबिट पे काम कर रहे हैं तो मैं इसलिए उसकी एग्जांपल दे रही हूँ। आप कोई भी हैबिट लेंगे तो उसके लिए आपको कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए। अच्छा, आप एक अलार्म सेट करते हैं कि ये 5 बजे का आपने अलार्म लगा लिया और आपने उठना है। सेकंड स्टेप ये आता है। अच्छा, ये जो उठने वाली बात है ना, ये ऐसे नहीं है कि जैसे अलार्म बजे और आपने फौरन उठना है। मतलब कहते हैं कि जंप स्ट्रेट आउट ऑफ बेड। इससे पहले कि आपका जो रीजनिंग माइंड है ना, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो आपको ना एक्सक्यूजेस देना शुरू हो जाए कि भाई बिस्तर बड़ा मजेदार है, अब थोड़ा और सो लें। बिल्कुल उसी, इन दैट वेरी मोमेंट यू नीड टू गेट आउट ऑफ द बेड एंड यू बिल्ड द अर्ली राइजिंग न्यूरल सर्किट इन योर ब्रेन। इसी तरह आपके दिमाग में वो जो न्यूरल सर्किट है ना वो बनेगा। जैसे ही आप डेली बेसिस पे जंप करके उठोगे कि बस अब अलार्म बज गया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरी, मतलब दिस वुड बी द लास्ट ऑप्शन। तो सेकंड स्टेप ये होगा कि जो रिचुअल, इस रिचुअल के ऊपर ना बड़ी डिटेल में आगे बात होगी कि इस रिचुअल का मतलब ये है कि उस टाइम पे मैंने उठ के करना क्या है। ठीक है ना, वो आगे एक 20/20/20 एक फॉर्मूला है कि आपने सुबह उठ के जो मेजर काम करते हैं। अभी जो हम इसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये कर रहे होंगे कि जो भी हम करना चाहते हैं अभी हम वही करेंगे। मतलब जो हैबिट मैं चाहता हूँ मेरे अंदर हो, हमने सुबह 5 बजे वाली जो हैबिट है उसमें ट्रिगर लगा लिया, ट्रिगर के बाद हम उठ गए। अब मेरे एक जो भी काम करना चाहते हैं उसको मैंने रिचुअल बना लिया कि मेरा तो ये रिचुअल है। जैसे एक चीज होती है, हम इतना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं कि वो रिचुअल बन जाती है, तो उसको अपने रिचुअल बना लेना है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है। प्लीज गिव मी अ मिनट। वेलकम और, अच्छा, थर्ड स्टेप जो है ना इसके बाद आता है कि रिवॉर्ड। अच्छा, रिवॉर्ड बड़ा जरूरी है। जब भी आप कोई काम नई हैबिट बना रहे हो तो उसमें अपने लिए आपने कोई ना कोई रिवॉर्ड रख लेना है। अच्छा, कोई भी रिवॉर्ड यूं भी हो सकता है कि जैसे जो लोग सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनाना चाह रहे हैं, रिवॉर्ड ये कि मैंने दिन में कोई नैप जरूर लेना है अच्छा सा, जिसमें मैं प्रॉपर अपने हिसाब से नैप लूंगा। या आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अच्छी डाइट लेना चाह रहा है तो वो अपने रिवॉर्ड के लिए चाहे 2 चम्मच मीठे के रख ले। मतलब ये चीजें जो होती है ना, इससे आपकी एक ब्रेन की वायरिंग ज्यादा जरूरी है स्ट्रिक्ट होने से। ठीक है ना, अगर आपके ब्रेन में ये चीज वायरिंग हो चुकी होगी ना तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको यू नीड टू सेट अप अ रिवॉर्ड। जितने भी रिसर्चर्स हैं वो विल पावर के ऊपर स्पेशली जो रिसर्च करते हैं ना, तो वो इस चीज को बड़ा कहते हैं कि रिवॉर्ड जो होता है ना वो बड़ा जरूरी होता है। इससे आपकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो बनी रहती है। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ भी सोच सकते हैं जो भी आपको वट एवर फील्स राइट फॉर यू। अच्छा, फोर्थ स्टेप ये होता है रेपिटेशन।
इसी चीज को आपने बार बार रिपीट करते रहना है। दिस इज लाइफ टाइम हैबिट आर्क, कि आप एक ट्रिगर बनाएंगे, उसके बाद अपना रिचुअल, और उसके बाद स्टेड फास्ट रिवॉर्ड रखेंगे, और सीजलेस रेपिटेशन ऑफ न्यू बिहेवियर, जो भी आप कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, जिसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसमें स्टेड फास्ट होना बहुत जरूरी है। इसमें ना बस कुछ चीजें हमेशा याद रखनी है। हम शुरू से यही बात कर रहे हैं कि जब भी हम ये काम शुरू करेंगे तो हमने बी एब्सोल्युटली डेडिकेटेड एंड एक्सक्यूजलेस। जो एक्सक्यूजेस है ना, वो हमारी, हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारे एक्सक्यूजेस हैं, जिनको हम ना खुद से एक्सक्यूज बनाते हैं, और फिर हम उसको इतना जस्टिफाई करते करते मतलब अपना दिन गुजार देते हैं, और एट द एंड हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। तो एक्सक्यूजेस से बच के आपने जो फौरन से उठने वाले काम है ना, वो करना है। अच्छा, अब हमने ये भी देखा था कि जो विल पावर है वो वीक हो जाती है जब ये थक जाए। अब उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि विल पावर जब थकती है तो उसको ना साइंटिस्ट कहते हैं ये ईगो डिप्लीशन है। यानी कि जब आप सुबह उठते हैं आपके पास एक सेल्फ कंट्रोल की पूरी बैटरी है, टाइम के साथ साथ आपका ये सेल्फ कंट्रोल का जो मसल है ना, ये थकना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आप दिन गुजार रहे होते हैं, आपकी मीटिंग्स चल रही हैं, मैसेज चेक कर रहे हैं आप, मतलब सारे टास्क आपके चल रहे हैं, और आपकी जो एबिलिटी होती है ना अपने आप को रेगुलेट करने की, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू होती है। जितनी टेम्पटेशंस से आप पहले बच रहे थे, आप उसको हैंडल करते करते आपकी बस हो जाती है। और ज्यादातर ऐसा होता है, आपने नोट किया होगा, इसको कहते हैं डिसीजन फटीग। मतलब सुबह दोपहर शाम आप एक डिसीजन फटीग में चल रहे होते हैं। स्पेशली सुबह के टाइम, समटाइम हम सुबह उठ जाते हैं जल्दी, पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, दोपहर का टाइम आता है, आप थकना शुरू होते हैं, आपकी विल पावर भी कमजोर होनी शुरू होती है, आप कहते हैं बस बहुत हो गया, मैं तो नहीं यूं कर सकता, ये तो पागलों वाला काम है। तो हम इसको बड़ा फुलिश समझना शुरू हो जाते हैं ना। ये चीज ज्यादातर क्या होता है कि फिर हम एग्जॉशन के अंदर ना कुछ डिसीजंस ले लेते हैं गलत। अब इसके अंदर ना हमने करना क्या है, इस चीज से बचने के लिए कि मैं डिप्लीट ही ना हो जाऊं उस दिन में, तो आपने कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी है। इसके बारे में ना एक बड़ी मजेदार बात उन्होंने की कि रिसर्च ये चीज सपोर्ट करती है कि जो आपका एक्सटर्नल ऑर्डर है ना आपकी लाइफ में, यानी आपका जो एक्सटर्नल ऑर्डर जिससे आपका डिसिप्लिन भी बढ़ता है, उससे अभी आप डिसीजन फटीग से बचते हैं। उससे भी आपकी विल पावर जो है ना उसको स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे ये ले, मेस लोअर्स योर सेल्फ कंट्रोल एज वेल एज स्टील्स योर कोग्निटिव, जो जितना मेस आपके इर्द गिर्द आपको नजर आता है ना, उससे ना आपकी दिमाग की जो बैंडविड्थ है ना, वो मतलब ये कोग्निटिव बैंडविड्थ ये कम होना शुरू हो जाती है। ये बड़ी जरूरी चीज है। हम बाजुकात ना अपने अंदर तो बड़ा काम करना शुरू करते हैं, लेकिन इर्द गिर्द जितना भी डिसऑर्गेनाइजेशन हमारे इर्द गिर्द चल रही होती है ना, उससे आपके ब्रेन को भी मेसअप फील होता है। समटाइम ऐसा होता है कि आप जैसे कहते हैं ना डीक्लटर नहीं कर पाते, तो आपके इर्द गिर्द जितना क्लटर होता है ना, वो दिमाग में भी उतना ही क्लटर बढ़ जाता है। तो इसके लिए ना कुछ, जैसे होता है ना मिनिमलिस्ट लाइफ गुजारी जाए। आप जैसे स्टीव जॉब्स के बारे में बड़ा मशहूर है कि उनकी जो वर्क प्लेस बनी हुई है उसमें उन्होंने ना सारी दीवारें जो है ना वाइट पेंट है, हर चीज वाइट, मतलब ताकि आपका ना इर्द गिर्द मेस ना नजर आए आपको, मतलब इतनी क्लैरिटी हो कि दिमाग में भी उतनी क्लैरिटी होती है। तो मेस से बचना है, ये एक ट्रिक है अपने आप को विल पावर को थकाने से बचने के लिए। अच्छा, फिर इससे अंदाजा होता है, अब आप देखें कि एक और चीज है जो हमारे स्पेशली खवातीन के लिए, कि देखें, अगर आपकी डेली बेसिस पे सुबह उठ के ये भी चॉइसेस चल रही हैं, व्हाट टू वियर, व्हाट टू ईट, मतलब ये भी चीजें अगर आपने ऑटोमेटिक नहीं की हुई ना, तो ये भी आपकी कोग्निटिव बैंडविड्थ को खत्म कर देती हैं। ये बड़ा मसला है हम सबका। यहाँ से आपको एक चीज ध्यान में आएगी कि सुबह से उठ के शाम तक आप जितने भी डिसीजंस करते हैं, अगर आप उनकी लिस्ट बनाना शुरू करें ना, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार बहुत सारी ऐसी डिसीजंस ले रहा हूं मैं, हालांकि वो बहुत छोटे हैं, लेकिन दे टेक योर टाइम, दे टेक योर ब्रेन, मतलब आपका दिमाग उनमें सर्फ हो रहा है। खवातीन के लिए सबसे बड़ी मिसाल है आज क्या पकाएं। तो एक हफ्ता पहले अगर उसकी प्लानिंग कर ली जाए, तो सोचे जिंदगी में कितनी आसानी हो जाए। मतलब बीइंग अ वुमेन ना, मैं इस चीज को इतनी, इस पेन को समझ सकती हूँ कि ये कितनी बड़ी पेन है। तो अगर इन चीजों की प्लानिंग हो, इन चीजों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया जाए, ग्रोसरी की लिस्ट को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लिया जाए ना सिर्फ, तो भी हमें मतलब पता चलता है कि हम जब किसी शॉप में घुसते हैं तो हम ग्रोसरी की चीजें अन्य वानी उठा रहे होते हैं, हमें पता होता है मैंने क्या लेना है, हम वही वही जा रहे होते हैं, कितनी टाइम सेविंग होता है। आप इस तरह की डिसीजन फटीक से, इन चीजों से बच सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग से,
और अपनी मेंटल फोकस और अपनी विल पावर को, जो कि आपके पास लिमिटेड होती है डेली सुबह, उसको वेस्ट करने से बचा के छोटी जो बेसिक बेसिक डिसीजंस है ना, उनको ऑटोमेट कर लेना चाहिए। उनके ऊपर ज्यादा फोकस ही नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल आ रहा है। इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं चाहूंगी, अगर किसी ने इस पे कोई कमेंट या कुछ पूछना है या कुछ है तो वो अभी कर ले, क्योंकि जब इसमें घुसेंगे तो ये बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम इसको नेक्स्ट में कर लें तो भी पॉसिबल है। प्लीज। मैंने अनम्यूट की ऑप्शन कर दी है, अगर कोई अनम्यूट करना चाहे या अगर कंटिन्यू करना चाहे तो वो भी बता दें। ठीक है हमजा भाई, अभी कर देते हैं। अच्छा, अब ना इसमें एक हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, ये पूरा एक 66 डेज का पूरा प्लान होता है। इस प्लान के बारे में ना यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, इसमें उन्होंने पूरा रिसर्च डाटा दिया एंड ही सेट कि जो 66 डेज के अंदर अंदर आप कोई भी हैबिट चाहे ना वो बना सकते हैं। ये पूरी एक्सरसाइज होगी 66 डेज की। अब इसमें करना क्या है, बड़ी सिंपल चीज है, लेकिन करने पे आए तो बड़ी मुश्किल भी है। अच्छा, इसमें ना एक रोबिन भाई का ना एक बड़ा मजे का डायलॉग है इसके अंदर। वो ये कहते हैं कि एवरी चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस इन द एंड। तो ये जो तीनों स्टेप्स है ना, ये इन्हीं के ऊपर बात लिखी गई है कि जो पहला स्टेप है डिस्ट्रक्शन का, स्टेज 1 है, वो हार्ड है। जो स्टेज 2 है इंस्टॉलेशन की, वो मेसी होती है, लेकिन जो लास्ट स्टेज जब आप शुरू करोगे तो ये गॉर्जियस होती जाएगी, यू विल फील इट। अब जो पहला स्टेप है ना, वो है पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब इस डिस्ट्रक्शन में हमने तबाही करनी है। तबाही ये करनी है कि जो ऑलरेडी आपकी दिमाग की न्यूरल पाथवे जो सेट हुए हुए हैं ना, उनको आपने खत्म करना शुरू करना है। पूरी स्टोरी यही है, आपको नाम से ही समझ आ गई होगी कि पहले 22 डेज के अंदर करना आपने यही है कि सुबह अगर उठने की आपने रूटीन बनी थी, सुबह उठना है। लेकिन उसमें ना जितनी तकलीफें होंगी ना, वो पहले 22 डेज में हमने सबसे ज्यादा सहनी है। इवन अगले 22 डेज के अंदर भी हमारी जब इंस्टॉलेशन हो रही होगी तब भी वो पेनफुल होगा। लेकिन पहले वाला जो स्टेप है वो बड़ा हार्ड होता है। अच्छा, अब उस हार्ड स्टेप में अगर आपको कभी भी स्टार्ट करते वक्त चीज आसान लगे तो इसका मतलब है आप रियल चेंज में नहीं गए। ये बात याद रखिएगा। इससे आपको मजा आएगा पढ़ के। और जब काम आप कर रहे होंगे तो आपको और मजा आएगा कि अच्छा नहीं, अगर बहुत मुश्किल हो रही तो इट मीन्स यू आर गोइंग थ्रू अ रियल चेंज। ठीक है ना? तो रियल चेंज इज ऑलवेज हार्ड, बिकॉज यू आर री राइटिंग द पास्ट पैटर्न ऑफ योर माइंड। मतलब आप पूरी चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो जितने आपके ओल्ड वेज ऑफ ऑपरेटिंग थे। अच्छा, इसमें आपने रीवायरिंग करनी है। अब रीवायरिंग में आपने, जैसे स्पेसशिप की एग्जांपल दी उन्होंने कि स्पेसशिप जब निकलती है यहाँ जमीन से, जब स्पेस में जाने के लिए जब जैसे ही वो शूट करते हैं तो स्टार्ट के जो 60 सेकेंड्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा फ्यूल यूज करती है वो। वक्त के साथ साथ वो कम हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि शुरू में उसने ग्रेविटी को भी बाईपास करना है। मतलब जो बहुत स्ट्रांग होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी कम होना शुरू होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही डिस्ट्रक्शन स्टेट है कि स्टार्ट में जो है ना, अपने अपनी जो फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी है ना, उसके अगेंस्ट चलना है। तब जाके कहीं आप इसके वेलोसिटी के ऊपर जा सकेंगे और आप उस चैलेंज को बाईपास कर सकेंगे। अब बहुत से लोगों के लिए ना, जैसे सुबह उठने की अगर हम एग्जांपल लें तो बड़ा ये हार्डशिप होती है। मतलब उनको बहुत जल्दी गिव अप करना शुरू कर देते हैं। मतलब इवन वो यहाँ तक हम भी ये सोच लेते हैं कि यार ये मेरे जैसे बंदे के लिए नहीं है, ये पता नहीं किसी और के लिए है, बिकॉज दे थिंक दे आर नॉट बिल्ट फॉर दिस ना। लेकिन ऐसी जगहों पे ही ना कंटिन्यू करना, ऐसी जगहों पे परसिस्टेंसी शो करना, यही आपकी मास्टरी को शो करता है। अच्छा, जब भी आपके पास, अब यहाँ पे जो पहला डिस्ट्रक्शन वाला फेज है ना, इसका मतलब ये है कि यू आर एक छोटी छोटी रियल डेथ्स होती हैं ये भी।
ये गुजार लेने के बाद ही आप रीबॉन्ड करते हैं, तो आप इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। जब भी आपको चॉइस फील करनी है ना इस स्टेप में, कि जब मैंने उठना है और जी मैंने ये करना है, तो आपको हमेशा चूज वो करना है जिस जहाँ पे आप सबसे ज्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं, मतलब मुश्किल चीज चूज करनी है। उसकी रीजन कि जितनी मुश्किल आप इस पीरियड में देख लोगे ना, वो इंस्टॉलेशन के फेज में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब रोबिन भाई यहाँ पे ना एक बात कहते हैं कि इफ इट wasn't हार्ड इनिशियली, इट wouldn't बी रियल एंड वैल्यूएबल चेंज। सोसाइटी ने हमें ये प्रोग्राम किया हुआ है कि आप जब भी कोई मुश्किल काम करें तो इसका मतलब है कुछ बुरा होने वाला है। ये हमारे ना दिमाग की एक ट्यूनिंग हुई हुई है। तो इस चीज से आपने बचना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोचते रहे और अपने फिर आपका दिल करेगा कि मैं ना अपने सेफ हाउस में वापस चले जाऊं, क्योंकि जो जब भी डिस्कम्फर्ट आता है ना, चेंज के साथ हमेशा डिस्कम्फर्ट आता है, और वो डिस्कम्फर्ट आपको हमेशा ट्रिगर कराता है दिमाग में कि भाई ये ना कुछ अनसेफ चीज है। तो वो फौरन इंसान जो है ना अपनी सेफ्टी वाली साइड पे जाने की कोशिश करता है। तो ऐसे जितने भी पाथवेज है ना जिनसे मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, तो इनसे बचना है। ठीक है ना? एवरीथिंग यू नाउ फाइंड इजी, इट वॉज वंस हार्ड। अभी जो आपको बहुत सारी चीजें जो लाइफ में अभी इजी लगती है ना, तो एक जमाना पहले ये मुश्किल थी। जैसे हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, या स्कूल की, मतलब छोटे होते हमें लगता था कि हम शायद लिख भी नहीं सकेंगे इतनी मुश्किल उर्दू, या इतनी मुश्किल उर्दू पढ़ नहीं सकेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ सब चीजें आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस होती है। तो जो भी चेंज है वो, अब हम जो भी चेंज है तो वो हार्ड होता है स्टार्ट में। अच्छा, अब हम सेकंड स्टेज पे जाते हैं, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा मैसी। मैसी इन द सेंस के अब आपने क्या करें, जितना भी आपकी इंटीरियर रेनोवेशन शुरू हो रही है, उसमें जो आपकी फॉर्मल फाउंडेशन थी आपने वो सब तोड़ देनी है। अब आप बेटर वन की तरफ जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंसान को कंफ्यूजन होती है, और वो इंसान स्ट्रेस आउट होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं अब बस क्विट कर जाऊंगा। हर स्टेप पे आपको ये लगेगा कि अब बस मेरे से बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं होना। लेकिन ये इसमें ना पूरे उस रूल में जो हमने कंसिस्टेंसी के पढ़ा था ना, कि हमने कंसिस्टेंसी के बगैर हम कोई भी चीज अचीव कर ही नहीं सकते। तो इस स्टेज पे आके आपने अपनी कंफ्यूजन को दूर इस तरीके से करना है कि आपने अपने दिल को ना इस चीज का इत्मीनान दिलाना है कि यू नो जो भी चल रहा है ना वो अच्छा है। चाहे आप थक रहे हैं, चाहे आप इवन धक्के भी खा रहे हैं बीच में, आपसे नहीं भी हो पा रहा, जस्ट गो, कीप गोइंग। मतलब यहाँ पे रुकना नहीं है। तो सेकंड स्टेज का मतलब ही इस स्टेज में है ये, कि आप यही सोचने के नहीं, नहीं मैं एडवांस कर रहा हूँ, मैं अपनी अपने उससे आगे जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है ना, वो अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है, अपहीवल की तरफ जा रहा है, नए न्यूरल पाथवेज चल रहे हैं। अच्छा, इस पीरियड में ना एक बहुत अहम चीज होगी, जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि फियर हार्मोन, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप हर दफा डर रहे होगे कि अच्छा मैं ये नया काम करने जा रहा हूँ, पता नहीं है मतलब मुझसे होगा कि नहीं। ये जो फीलिंग है ना, ये जरूर आती है इंसान को जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन ऊपर जाता है। तो जो भी हो रहा होगा ना, आपने अपने दिमाग में दिमाग की ना इसमें एनर्जी भी बहुत यूज होगी। तो आपको अच्छी खुराक भी चाहिए इस पीरियड के दौरान। जैसे आप न्यू न्यूरल पाथवेज बना रहे हैं ना, नई नई रूटीन लेकर आ रहे हैं, नए नए काम करेंगे आप इस सेकंड फेज के अंदर। अच्छा, ये इन सब में फेजेस में करना क्या है, वो एक नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वो पूरा एक फ्रेमवर्क है। इसमें जो है ना, बस आपने ये याद रखना है कि द ओल्ड यू मस्ट डाई सो अ बेटर यू कैन बी रिबॉर्न। तो इस स्टेज के ऊपर ना 22 सेकेंड जो स्टेज है, इसमें आपका नया नई पैदाइश हो रही है। और नई पैदाइश इज ऑलवेज पेनफुल। तो ये डेथ और रीबर्थ साइकिल है जो कि चलता रहना है, और इट नीड्स एनॉर्मस करेज और इमेंस डेडिकेशन। और ये ऐसी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ यहाँ पे आके आपको मिलती है ना, प्रैक्टिस से और पेशेंस से, कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो थर्ड स्टेज आती है ना, तब ये ऑटोमेटिक होना शुरू होता है। लेकिन थर्ड स्टेज में भी अभी इंटीग्रेशन हो रही होती है। बॉडी जो है ना, एक नई चेंज आपने बना लिया, रूटीन बन गई, अब आपकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, नया नई चीजें आपके अंदर पैदा हो चुकी हैं, जो भी नई हैबिट है। लेकिन उसको आपके अंदर इस तरीके से इंटीग्रेट करना कि ये एक रूटीन भी इनकोड हो जाए, तो यहाँ पे ये सक्सेस टाइम होएगा। आपने इनिशियल डिसरप्शन डिसरप्शन जो हुई आपको काम करते हुए, वो आपने सरपास कर ली। जितनी भी डेंजरस और केओस था मिडल में, जो भी आपको फील हो रहा था, वो सब आपने गुजार लिया। अब आप ज्यादा स्किल्ड और ज्यादा इस मैटर में ना अपनी मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ इंटीग्रेशन तक पहुंच गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस नई हैबिट को यू नीड टू इंटीग्रेट इन योर साइकोलॉजी, आपकी इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल, हर लेवल के ऊपर आपने इसको इंटीग्रेट कराना है। कि इस हर लेवल के ऊपर ये इस तरीके से इंटीग्रेट हो जाए कि आपके लिए ये न्यू नॉर्मल बन जाए। आपके अंदर ये चीज खत्म हो जानी चाहिए कि मैं तो यूं आपको यूं आपने इस बारे में
थर्ड स्टेज पे आके ना, ये ऑटोमेटिक पॉइंट जब आना है, इसमें आपने यूं महसूस करना है कि ये तो मैं तो यूं ही था, मतलब मैं तो और कुछ करते हैं तो मैं तो शुरू से ही ऐसे करता था, मतलब ये फीलिंग आनी चाहिए आपकी। तब कहीं जाके आपकी ये हैबिट जो होगी ना वो पक्की हो जाएगी। तो प्राइमरी पर्पस ऑफ लाइफ भी देखें ना, ग्रोथ है। अगर आप ग्रो नहीं करें अपनी छोटी छोटी चीजों में, तो आप मतलब कंटिन्यूसली अपने आप को पुश नहीं करें कि आपकी जो पोटेंशियल है उसको मटेरियलाइज करें, तो दिस इज नॉट अ लाइफ वी डिजर्व। अच्छा, अब इसमें ना जो विल पावर की हमने शुरू में बात की थी, ये जो विल पावर है ना, इसको जरूर आपने ध्यान में रखना है कि इसको थकने भी नहीं देना, और किस तरीके से एक हैबिट को आपने अपनी सेकंड नेचर बना लेना है। जैसे ही आप एक हैबिट के ऊपर काम कर लेंगे और वो आपकी सेकंड नेचर बन चुकी होगी, तो आपके पास विल पावर एक्स्ट्रा मौजूद होगी मजीद किसी और हैबिट के लिए। तो नई नई हैबिट्स के लिए, मतलब बहुत सारे लोग इस चीज को अप्लाई भी कर चुके हैं, एंड दे स्टार्टेड विद सुबह 5 बजे उठने वाली हैबिट से, और छोटी छोटी दूसरी हैबिट्स, बुक रीडिंग की हैबिट है, उसको उन्होंने करने के लिए उसमें भी कोई ट्रिगर रखा कि अच्छा मुझे ये रिजल्ट, मतलब जो भी पूरा आपको वो आर्क बताया, और ये 66 डेज एक हैबिट को बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसने भी पूरी की, उसने अपनी हैबिट जो है ना उसको बाय डिजाइन उसके अंदर एक सिस्टमेटिक एक चीज बन गई, ऑटोमेटिक है वो। अच्छा, अब इसके अलावा ये जो पूरा आपने प्रोटोकॉल समझा है, इसमें ना एक बहुत अहम चीज जो है ना, वो जो मुझे समझने को मिली, वो ये थी कि हमारे अंदर ना कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए, लेकिन ना बहुत सारे लोगों के अंदर जैसे कहते हैं ना, गिर के उठने वाली सलाहियत नहीं आती। वो एक दफा कहीं गिरते हैं ना, तो दे नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, मतलब वो बिल्कुल पहली पे पहुंच जाते हैं। इस चीज से भी बचना है। इस चीज से बचने के लिए ना बड़ी मजेदार उन्होंने बात बताई। उन्होंने ना तीन कुछ चीजें बताई कि जो फाइनल और अल्ट्रा प्रैक्टिकल टैक्टिक्स है ना इस ऐसी न्यू हैबिट्स को बनाने के लिए, तो वो ये है कि नंबर वन, जो मैंने बहुत शुरू में आपको कहा था कि मैंने खुद ये जब स्टार्ट किया था काम, तो मैं इसको पूरा नहीं, मतलब इसको यूं नहीं कर सकी कि मैं अपनी लाइफ में न्यू नॉर्मल नहीं बना सकी, सेकंड स्टेज में मेरी बस हो गई थी। रीजन ये है कि टू मेक अ हैबिट लास्ट, नेवर इंस्टॉल इट अलोन। ये ग्रुप में काम होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जमात के ऊपर भी अल्लाह का हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि वाकई ग्रुप में क्या होता है कि जब एक बंदा गिरता है तो दूसरा उसको उठा लेता है, तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है। और हाँ, दूसरे को ऐसी चीजें बताने से, और क्या लेते टीचर लर्न्स द मोस्ट, कि जो कुछ शेयर करता है ना उससे आपकी वो चीज बढ़ती है। जितने भी सीक्रेट्स, जितने भी टेक्निक्स हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जब आप किसी और के साथ शेयर करते हैं ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम भी इतना स्ट्रांग होता है इन चीजों में, और जो टीचर होता है ना, जो बताने वाला होता है, वो उसकी लर्निंग भी बड़ी ज्यादा होती है। थर्ड ये कि व्हेन यू मोस्ट फील लाइक क्विटिंग इज द टाइम यू मस्ट कंटिन्यू एडवांसिंग, मतलब जिस जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा लगे ना कि मैं क्विट कर जाऊं, बस उसी टाइम आपने ना कंटिन्यू करना है, मतलब वो खास टाइम है कि उसी में आपने कंटिन्यू करना है। क्योंकि वो टाइम होता है जिसमें शैतान भी आपको बता रहा होता है कि भाई अब जो है ना तुमसे नहीं हो सकेगा, तो आप भी समझ जाते हैं समटाइम ना कि एक्सक्यूज इसको बनाते हैं कि नहीं नहीं मेरे से नहीं हो सकेगा, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आप विल पावर के ऊपर काम कर लेंगे तो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, और पहले वाले टास्क के बारे में भी मैंने बताना था कि उसमें जो आपने अपनी स्टोरी रीराइट करनी है ना, उसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी थी, वो एक दिन मिस हो गई थी। अभी भी उसके उसके बारे में किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो वो पूछे। प्लान मेरा यही था कि उसमें हम उसको ना अपनी जो स्टोरी रीराइट करनी है उसको अपनी पर्सनल पर्पस के साथ अलाइन करेंगे, कि जो हमारा लाइफ का पर्पस है, सबसे पहले मैं वो लिखूं, और उसके बाद मैं लिखूं कि मुझे क्या क्या होना चाहिए, तो मैं उसके बारे में अब लिखूं कि हाँ मैं यूं हूँ। जब आप लिखना शुरू करेंगे इसके ऊपर, तो यू विल फील लाइक के आई एम डूइंग दिस, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो उस पे भी अगर किसी ने बात करनी हो तो आई एम ऑल ईयर्स।